अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुल्क भर में एक अहम मामला चल रहा है जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है, लेकिन पैमरा की पाबंदी का एहतराम करते हुए हम आपसे इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं कर सके। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कुछ अहम बातें की। तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी। हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस अहम और बताया जा रहा है कि नाजुक मामले पर हम बात करने से कासिर हैं, लेकिन हमने जब से होश संभाला है एक लफ्ज़ जो बचपन से लेकर जवानी तक मुसलसल सुना है वो यही लफ्ज़ नाजुक है। साल पे साल बीत गए, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर मजाल है कि यह नाजुक दौर कभी ख़त्म हो या इसे कम अज़ कम ख़त्म करने की कोशिश जो हो। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, मुल्क को एक बार फिर एक नाजुक दौर का सामना है और इस नाजुक दौर में मजीद नाजुक सूरत हाल मीडिया के लिए है कि वो ये सब कुछ देखते सुनते भी कुछ बताने से कासिर है। और उस पाबंदी का नतीजा ये है कि सच क्या है और झूठ क्या है ये फर्क अब किसी की समझ में नहीं आ रहा। मुल्क के अंदर तो अंदर, बैरून मुल्क भी दुनिया को यह पैगाम जा रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान में कोई खाना जंगी की सूरत हाल है, और उसका जिक्र आज खुद वजीर आजम ने भी किया। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने, तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। अब जो दुश्मन अनासिर मीडिया ब्लैकआउट की वजह से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो इफेक्टिव साबित हो रहा है। हकीकत में ऐसा है तो नहीं, लेकिन ये हकीकत दुनिया को इसी वक्त मालूम हो सकती है जब हमारी जो खबर है, हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके जरिए दुनिया के सामने आए। क्योंकि होता यूं है कि जब खबर का रास्ता रोका जाता है नाज़रीन, तो फिर उस खाली जगह को पुर करती हैं अफवाहें, फेक न्यूज़ और मिसकम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शंस। जिस तरह आधा सच और पूरा झूठ होता है और जिस तरह आधा सच और अधूरी खबर खतरनाक होती है, इससे कई ज्यादा खतरनाक अफवाह होती है जो कि ना सच होती है ना ही झूठ होती है। जब तक मुकम्मल और पूरा सच और हकीकत सामने नहीं आती तब तक अफवाह का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ऐसे में जब सच और झूठ का फर्क ही ना रहे तो फिर जिसके कान में जो पड़ता है, जिसे जो दिखाया जाता है, वही उसके लिए मुकम्मल सच बन जाता है। टीएलपी मामले की कवरेज पर तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर सब कुछ जारी है और इसमें भी कुछ सच भी है लेकिन बहुत सच नहीं भी है। ये फर्क बताने वाला मीडिया तो कुछ बताने से कासिर है। हुकूमत सही बात बताने से हिचकिचा रही है और अवाम को यह कहकर कि जी सब ठीक है, बार बार खुद वजाहतें भी दे रही है और खुद मामले को मशकूक बनाया जा रहा है। इस वक्त खबर यह है कि वजीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी की सरबराही में हुकूमती वक्त टीएलपी से मुज़ाकरात करके मामलात को सुलझाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले आज मुज़ाकरात और अदवार भी हुए। इन्हीं तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे साबिक वफाकी वजीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब और सीनियर तजज़ियाकार और डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम जरा हटके के मेज़बान मुबश्शिर ज़ैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, आपसे शुरू करूंगा। ये पूरे मामले को आपने पहले भी टैकल किया, आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या किया जाए इस वक्त अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें, एज ए स्टेट्समैन बात करें, तो क्या किया जाना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? जो बाकी जो इस तरह के मुतारिब वो धड़े हैं उनको क्या किया जाना चाहिए? इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? शुक्रिया आदिल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अगर एक क्राइसिस में है तो उससे निकलने का रास्ता तो फरासत और हिकमत के साथ ही होगा ना। वो एक दूसरे की नेम कॉलिंग के साथ मुल्क के अंदर पोलराइजेशन करके तो नहीं होगा। पाकिस्तान का हर शहरी बहुत मुकद्दम है, चाहे वो किसी सियासी जमात या कलअदम जमात या सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार हो। किसी भी पाकिस्तानी का खून बहे वो पाकिस्तानी कौम का नुकसान है। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने जो बात फरमाई, तो ये बात कोई बाहर से तो नहीं आई ना, ये तो हुकूमत के नुमाइंदों ने दस्तखत की। क्यों की? किससे पूछ कर की? क्या वजारत खारजा से मशवरा किया?
मुसीबत यह है कि हम अब तक हालात में इनकी जो एक नाअहली है उसको एक बहरान बनते देखते हैं, और फिर उस पर एक फायर ब्रिगेड की तरह आग बुझाने के लिए लग पड़ती है पूरी रियासत की मशीनरी। तो ये सारे जो बहरानी सूरत हाल है ये एक दिन में तो नहीं पैदा हुई ना, ये पिछले कई माह से चल रही थी। हुकूमत ने एक ऐसा मुआहदा किया जिसके ऊपर अब दूसरे फरीक का इसरार है कि उसको पूरा किया जाए, और ये एक मसला इतना नाजुक है कि हर मुसलमान के लिए ये एक बहुत ही इमोशनल या जज्बाती मसला है। और कोई भी दुनिया में कलमा गो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी जो शान है, उनकी जो नबूवत का आखिरी होना है, आखिरी नबी होना, इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो आप एक इतनी हसास चीज़ के ऊपर इस तरीके से सूरत हाल को मिस हैंडल करें जिससे मुल्क के अतलो गारत गरी हो, ये एक बहुत ही संगीन सूरत है। हमने जो सूरत सामना किया था वो शायद इस नौयत से ज़रा मुख्तलिफ थी, इसलिए कि उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ ये सारे लोग सरगर्म थे कि इस इशू को उठाकर उससे हमारी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। हम सब को टारगेट किया गया, हम पर गोलियां भी चलाई गई, हम पर अदरवाइज भी अटैक्स किए गए, और ये देखे बगैर कि हम सब भी मुसलमान हैं। और आप देखिए कितना बड़ा ये मजाक है कि एक ऐसा शख्स के जिसकी वालदा ने नामूस रसालत का बिल पास कराया असेंबली में, उनके बेटे के ऊपर गोली चलाई गई नाउजुबिल्लाह नामूस रसालत के खिलाफ। और मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेन पीटीआई के कैंपेन का सामना किया जो इन्होंने मेरे खिलाफ और हमारी जमात के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। बताएं हमने कहाँ इस तरह का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीर में हमें भी इल्ज़ाम देते हैं और लोगों को उभारने के लिए कहते हैं कि नवाज शरीफ ने, जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, बैसियत वज़ीर आज़म कुछ नहीं किया। सलमान रुश्दी ने अल्लाह के बंदे किताब लिखी 1988 में, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना 1990 में। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अभी इस बहरान के अंदर भी नफरत के बीज बो रहे हैं लोगों के दरमियान। तो मेरा ये ख्याल है कि इस हुकूमत के होते हुए मुझे तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मसाइल का हल निकल सके, चूंकि इनको तो सिर्फ पोलराइजेशन चले एहसन साहब, हम उम्मीद नहीं हारते, उम्मीद रखते हैं शायद वज़ीर आज़म साहब किसी और एडिशन की सलमान रुश्दी की किताब की बात कर रहे हो। मुबशर ज़ैदी साहब, आपकी तरफ आऊंगा, कैसे टैकल किया गवर्नमेंट ने? एक तो ब्लैकआउट पे हमने बात की कि देखें, जो सुबह एक एएफपी की स्टोरी मैंने ट्वीट की, मतलब दुनिया को तो वही स्टोरी, वही मैसेज जा रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान में क्या हो गया है। इंडिया से अभी जो खबरें आ रही हैं, जो ट्वीटें की गई, तो क्या इसका टैकल करने का यही तरीका था कि आप बिल्कुल मीडिया पे उस पर बात ना करें, एक काउंटर नैरेटिव में? तो फिर तो दुनिया को जो दिखाया जाएगा, चाहे वो इंडिया दिखा रहा है, कोई और दुश्मन मुल्क दिखा रहा है, दुनिया ने तो उसी पे बिलीव करना है। तो कैसे ओवरऑल इसकी हैंडलिंग आप समझते हैं कि ठीक की गई या आगे भी की जाएगी? देखिए आदिल, इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हम इस मौके पर खड़े हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल किया जाए। और ख़ासी सेन वॉइसेस अभी भी पीटीआई के अंदर अगर आप देखें, नदीम अफजल चंद ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं से वज़ीर आज़म बात करें, नैप को जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उस पर नज़र षानी करें और बैठ कर मसले का हल तलाश करें। मगर ऐसी कोई एफ़र्ट फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से नहीं नज़र आ रही। मुझे ये लगा कि शायद हुकूमत, और पहली दफ़ा हमें पता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, तो वो शायद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनके सामने कोई ऐसी ना सियासी रुकावट है इसमें, और तो वो जो चाहे वो कर जाएं। और बिल्कुल नैप में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मुसल्ला जत्था या ग्रोह जो है वो रियासत को यरगमाल नहीं बना सका। और जिसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने जब एक्शन लिया तो उनको अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट मिली। लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है हुकूमत अब मिन्तो तरलो पर आ गई है मुज़ाकरात के लिए। 5 घंटे से जो है उलमा, जो सरकारी उलमा हैं पंजाब के, उनका वफ़द बैठा हुआ है लाहौर की एक जेल में, जो टीएलपी के रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। शेख रशीद अब जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। तो कल जो कुछ हुआ वहाँ पर पुलिस वालों को अगवा किया गया, रिट को फिर चैलेंज किया गया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इसको, जैसे एहसन इकबाल ने भी कहा, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हिकमत से काम लेना चाहिए। इनको फ़ौरी तौर पर जैसे इस मुआहदे में लिखा था, आप क्यों नहीं लेकर के आए उस मुआहदे को पार्लियामान में? अगर आपने वादा किया, खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं,
सुलह हुदैबिया की बात करते हैं और मुआहदों की बात करते हैं, तो हुकूमत ने एक मुआहदा किया था तो उस पर सिंसियरली आपको एफर्ट करनी चाहिए थी। अब वो गलत था या सही, उसकी बहस तो कहीं दूर रह गई, मगर उसको इनका पहले से प्लान नहीं था, इसका मतलब है पार्लियामान में लाने के लिए। तो अब ज़रूरी ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और उस पर बात करें। आज ऐसी वज़ीर-ए-आज़म और स्पेशली जो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज उस जानिब इशारा भी किया है कि फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, फिर EU भी हमसे नाराज हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी ठप हो जाएगी। उसके अलावा बड़ी अहम चीज़ें हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने तस्करा नहीं किया, फैटफ के मामलात हैं, बड़ा अहम रोल है फ्रांस का उसमें। फिर IMF के जो अभी हम सेकंड प्रोग्राम में चल गए हैं, तो मसाइल काफ़ी हो सकते हैं। कैसे इस इशू को टैकल किया जाए कि इंटरनेशनली एक ऐसा मैसेज जाए कि जी हम वी आर नॉट अ मेस्ड अप कंट्री। देखिए आदिल, बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि हर इश्यूज़ की सेंसिटिविटीज़ होती हैं। जब आप एक जगह पे किसी की ईमान की या रिलीजियस बिलीफ्स को इन्वोक कर लें तो वो ये 2+2 4 पेश नज़र नहीं रखता। ये तो हुकूमत का काम था कि एक काउंटर नैरेटिव को जनरेट करती और लोगों में अवेयरनेस पैदा करती कि पाकिस्तान भी कोई गैर इस्लामी मुल्क नहीं है। दरअसल पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक कायम हुआ है, इस पर हम सबका ईमान है। और अगर हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, तो पाकिस्तान की कमज़ोरी का मतलब है कि खुदा ना खास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बिशारत कमज़ोर हो रही है। तो हमें इस मुल्क की भी हिफाजत करनी है। इस मुल्क की हिफाजत करने का ये कतन मकसद नहीं है कि हम किसी तरह से अपनी ईमानी या मजहबी कमिटमेंट से बैकआउट कर रहे हैं। तो ये जब तक आप मुकालमा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ इंगेज नहीं करेंगे, ये बात उनको आप नहीं समझा सकते हैं। और अगर आप तशद्दुद को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए इन्होंने प्रिस्क्राइब तो कर दिया, अब आप मुज़ाकरात करने बैठ गए। इसका मतलब ये है कि आपने प्रिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले जो इंगेजमेंट होनी चाहिए थी या जो सही मुज़ाकरात होने चाहिए थे वो नहीं किए थे। अगर आप वो पहले करते तो बहुत सारे वायलेंस से शायद आप बच जाते। तो ये वो इश्यूज हैं कि जिनका बहरहाल मैं समझता हूं कि अब भी हुकूमत को फरासत से सामना करना चाहिए। और मतलब ये जो ऐसे साहब आप ये फरमा रहे हैं कि जो एक थोड़ी सी फ्लॉड आपको स्ट्रेटेजी नजर आई, मुबश्शिर ज़ैदी साहब आप एग्री करेंगे एहसन इकबाल साहब से? क्या आप समझते हैं कि पहले एंगेज करना चाहिए था, उसके बाद ही ये एक्शन जो भी होता वो करते हैं हम? जी बिल्कुल आदिल, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुआहदा आपने करते हुए जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपने मुआहदा किया क्यों और कहा क्यों कि पार्लियामान में लाए? आप फिर कम से कम वो कमिटमेंट पूरी करते, पार्लियामान में लाते। देखिए आप तुर्की की मिसाल ले लें, तैयब एर्दोआन ने रिकॉल कर लिया अपना एम्बेसडर फ्रांस से, ठीक है। मैक्रों को कहा कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं उन्हीं वाक़यात के बाद, और उनके दरमियान भी फ्रांस ने भी अपना वहाँ से सफ़ीर वापस बुला लिया। फिर अब वहाँ नॉर्मलाइज हो गए, रिलेशंस हो गए, क्योंकि एक सेंसिटिविटी हम ये कर रहे थे कि हम एक तरफ जो है यकीन दिला रहे थे TLP को कि हम जी बिल्कुल ऐसा करेंगे, साथ ही साथ आप फ्रांस से आप एड भी ले रहे हैं, आप फ्रांस से कर्ज़े भी ले रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेड हैं चीज़ें। तो ये दो रुखी जो पॉलिसी है कि आप हुडविंग कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर जो है कुछ और कह रहे हैं, दर हकीकत आप कुछ और कर रहे हैं। आप उतने मजबूत नहीं हैं, ये हम सबको पता है। जब आप इतने मजबूत नहीं हैं तो फिर जाहिर है आपको फरासत से काम लेना होगा, हिकमत से काम लेना होगा, और समझाना चाहिए था आपको TLP को उस वक्त आप किसी और तर्ज़ अमल में। फिर मसला ये है, ये हुकूमत तो माजी की असीर है ना, जो इन्होंने गुज़िश्ता धरनों में किया जब ये अपोजिशन में थे, तो वो जो रोल है वो उससे कैसे निजात दिलाएं। खान साहब की तो मजबूरी ये है कि वो कुछ भी कहते हैं तो उनका कोई पुराना बयान सामने ले आते हैं लोग और कहते हैं कि जनाब आप तो कुछ और कह रहे थे। तो खान साहब को कम अज़ कम इस मरहले पर अभी भी देखिए बहुत डेलिकेट सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा
मसला बढ़ सकता है। आज हमने देखा कंट्री वाइड स्ट्राइक भी रही। खान साहब को फौरी चाहिए कि वो जो अपोजिशन की बड़ी जमातें, और मैं कम से कम अप्रिशिएट करूंगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने वो सियासत नहीं की जो पीटीआई ने उस वक्त के धरने में की। तो आप उससे फ़ायदा उठाइए, उनसे आप मशवरा कीजिए और कोई सियासी एंगेज करें सियासी और हाँ बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एहसन साहब भी हमसे शायद एग्री करें, मुबशर जैदी साहब भी बात कर रहे हैं, नदीम अफजल ने भी यही बात की है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एहसन इकबाल साहब, मुबशर जैदी साहब। वक्त तो चाहता है नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही है, अस्पताल भर रहे हैं, ये असद उमर साहब फरमा रहे हैं। तो क्यों ना लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? क्या लॉकडाउन अभी भी कार्ड्स पर है? पूरे मुल्क की हम बात कर रहे हैं। मुशीर बराए सेहत, मौनसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आजी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर गुजरता दिन कोरोना के हवाले से बदतरीन साबित हो रहा है। वैक्सीन आने के बाद एक इत्मीनान पैदा हो गया था कि सूरत हाल शायद बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो ममालिक वैक्सीन बना रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब कोरोना की नई और जो तीसरी शदीद लहर आई है, उनके लिए अपने लिए जो है वैक्सीनेशन की खपत को पूरी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इंडिया की सूरत हाल हमारे सामने है, जिसको बिगड़ते हुए हालात के सबब अपनी वैक्सीन की जो डिमांड है वो पूरी करना मुश्किल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके लिए कोरोना से निपटना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 73 अफराद जो है जाम बहक हुए, जबकि 5000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए पाकिस्तान में। गो के मुल्क में जो मजमूई तौर पर कोरोना है वो मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में कुछ कम होकर तकरीबन 9% पर आ गई है। लेकिन मुख्तलिफ शहरों की अगर बात की जाए, ब्रेक डाउन उसको किया जाए, तो पेशावर में 25%, लाहौर में 18%, कोयटा में 11%, कराची में 8%, इस्लामाबाद में तकरीबन 12% तक कोरोना की जो शरह है वो पहुंच चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर जो है इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है, और आज इसी खतरे की तरफ इशारा करते हुए एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने बताया कि इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में मरीजों की तादाद जो है वो 4500 से तजावुज कर चुकी है, जो गुज़श्ता बरस जून के मुकाबले में 30% ज्यादा है। और इसके सबब हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो शदीद दबाव का शिकार है। हुकूमत तीसरी लहर में शिद्दत का जिम्मेदार काफी हद तक अवाम का जो SOPs पर अमल दरामद ना करना है उसको भी ठहरा रही है। लेकिन साथ ही साथ हम मुल्क भर में अगर वैक्सीनेशन की शरह की तरफ पर नजर डालें तो यहां सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं दिख रही। अब तक हमारे मुल्क में तकरीबन 13 लाख लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो सरकारी लग चुकी है, जबकि 18,000 अफराद जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो चाइनीज जो रशियन वैक्सीन आई थी वो डोजेज लगवा चुके हैं। पाकिस्तान में 9 मार्च को कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ और मौजूदा आदाद शुमार को देखें तो योमिया तकरीबन 32,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और अगर इसी रेट से हम चलते रहे तो मुल्क की 20% आबादी को वैक्सीनेट करने में 3 साल लग जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमें सेहत के शुबे के साथ साथ मईशत के मैदान में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 60 साल से ऊपर जो अफराद हैं या हेल्थ केयर में जो लोग काम करते हैं उन्हें वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन अब तक तकरीबन पाकिस्तान में सिर्फ 20% से भी कम हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की इतलात है। पाकिस्तान में तिब्बी अमला जो है वो तकरीबन 2,24,000 अरकान उनमें है। उनको चाइनीज जो वैक्सीन है साइनोफार्म वो उनके 2 डोजेज लग चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में सरकारी और निजी शुबे में तकरीबन हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 12 लाख से ज्यादा बनती है। डॉन की खबर के मुताबिक हुकूमत ने चाइना से जो कोरोना वैक्सीन मंगवाने के लिए $150 मिलियन का बजट मुख्तस किया है। इसमें अब तक ये पता नहीं कि कितनी रकम खर्च हुई, कितनी वैक्सीन हमने खरीदी, कितनी मजीद और कहां से और कब आनी है, और रोजाना हम कितनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब एक डेटा डैशबोर्ड बनाकर दिया जाता है, लेकिन इस ज़िम्मन में भी हमें कोई कार्रवाई न होती नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता दिनों ही इंटरनेशनल मैगजीन जो ब्लूमबर्ग है उन्होंने हकायक की बुनियाद पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वैक्सीनेशन की शरह के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी 75% आबादी को वैक्सीन लगाने में 10 साल तक लग सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में यह सूरत हाल बेहतर ना हुई, हमें उम्मीद है कि बेहतर होगी, लेकिन अगर बेहतर ना हुई तो बात कहाँ जाएगी उसका तस्वुर फिलहाल हम में से यकीनन कोई नहीं करना चाहेगा। हुकूमत को शिकायत यह है कि अवाम SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, और ये शिकायत जायज़ भी है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो ये है कि हुकूमत की जानिब से जो वैक्सीनेशन के मामले में इमरजेंसी रिस्पॉन्स देखा जाना चाहिए था, जो वक्त की ज़रूरत है,
वो शायद हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। दोनों ही सूरतों में नुकसान हम सबका हो रहा है, मगर हमें मिलकर मसाइल को हल करना होगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मौम खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आज असद उमर साहब ने कहा और राइटली सेट कि ऑक्सीजन की सप्लाई दबाव का शिकार है, हॉस्पिटल में जगह खत्म हो रही है। सर, वैक्सीनेशन अगर अब उस पर भी आएंगे, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो इज इट अबाउट टाइम कि हमें शायद हफ्ते 2 हफ्ते लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, खुसूसन रमज़ान और मसाजिद में जितने इज्तिमात तरावी के और वो हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया था, या आप समझते हैं कि पीक हम क्रॉस कर चुके हैं और अब ये वेव थोड़ी सी नीचे आएगी? पीक के क्रॉस होने का तो जी उस वक्त ही पता चलता है जब वाज़े तौर पे पीक गुजर जाए। इस वक्त हम पीक के थ्रू या एक हाई नंबर के थ्रू गुजर रहे हैं और ये अगले हफ्ते 10 दिन में ही क्लियर होगा कि वाकई ये पीक थी या इस बात इससे भी ऊपर जानी थी। सो नेशनल डिसीजन मेकिंग में कभी भी कोई ऑप्शन ऑफ द टेबल नहीं होती। लॉकडाउन या एक फुल लॉकडाउन या उसकी वेरियस फॉर्म्स हमेशा अंडर डिस्कशन रहती हैं, लेकिन इस वक्त तक कभी तक जो कलेक्टिव ओपिनियन इस बारे में है वो ये कि इस लॉकडाउन को टारगेटेड रखने की ज़रूरत है और शहरों को मुकम्मल तौर पे भी यानी नियर मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सकता है फॉर अ लिमिटेड टाइम, जिनको सेफ डेज का या क्लोज डेज का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी जो एनफोर्समेंट है उसमें कुछ गैप्स और एक कमी नज़र आती है, बिकॉज आई थिंक 1 साल गुजरने के बाद एक कलेक्टिव फटीग है आवाम की भी और किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी हमें लगता है कि लोग कई दफ़ा इस चीज़ को करके थक जाते हैं, ये सोचते हैं कि इसको फर्दर कितना किया जाए। तो ये बात ठीक है, लेकिन ऑल ऑप्शंस रिमेन ऑन द टेबल ऑब्वियसली बीमारी की सूरत हाल के मुताबिक। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स सपोज अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाएंगे, लेकिन हमने खुद भी अपनी मदद करनी है। अगर बात उस तरफ ना गई, SOPs अवाम ने फॉलो ना किए, वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए, और उसके भी डिफरेंट रीजंस है, डिटेल में आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो जो लॉकडाउन है इट्स नॉट ऑफ द टेबल, आप कह रहे हैं कि वो हो भी सकता है हफ्ते 2 में अगर केसेस की तादाद इसी तरह सर्च करते गए केसेस, तो वो हम जा सकते हैं उस तरफ। ये ऑप्शन हमेशा रहती है। ठीक ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। $150 मिलियन जो है वो रकम मुख्तस की गई, इसमें कितनी रकम खर्च हो चुकी है, कितने ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं, और आई सपोज कि ज़्यादातर चाइना में ही हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो इस पर अगर थोड़ी सी अपडेट हमें दे दें कि थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बार बार कहा गया है कि जी $150 मिलियन हमने मुख्तस तो किए लेकिन वो रकम इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या वाकई वो रकम इसी तरह पड़ी हुई है, हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे है कि अब तक जो डोजेज आई वो 2 मिलियन से ऊपर थी, 2.2 मिलियन के करीब, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन जो डोज थी वो खरीदी गई थी। और अब अगले चंद दिनों में, अगले कह सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर फर्दर तकरीबन 2 मिलियन एडिशनल डोजेज आ रही हैं, और उसकी जो बेशतर तादाद है वो भी खरीदारी के रूट से आ रही है, खरीदी जा रही है। सो बिल्कुल चाइना ने हमें डोनेट की, लेकिन हमारी अब और हमारा स्टार्ट उसी से हुआ, लेकिन अब डेफिनेटली हम खरीद भी रहे हैं और आगे खरीदते चले जाएंगे। मई के महीने में, जून के महीने में हम फर्दर आगे ऑर्डर्स दे रहे हैं। सो ये जो $150 मिलियन था, इसका खातिर खा इस्तेमाल हो रहा है, और जब ये रकम ख़त्म हो गई, जब ये हमारे ऑर्डर्स इतने हो गए कि ये कंज्यूम हो गई, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम वापस जाके हुकूमत से यानी कैबिनेट से, काबीना से इजाज़त लेकर फर्दर रकम भी मुख्तस करवा के फर्दर खरीदारी भी करेंगे, और एग्जैक्टली यही प्लान है। ठीक, तो इसमें डॉक्टर साहब अभी तक तकरीबन 13-13.5 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। 18,000 इनमें प्राइवेट भी शामिल हैं, जो रशियन वैक्सीन आई थी। लेकिन हम कैसे, मतलब ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट आपसे गुजरी होगी जो आपकी नज़र से, कि जो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं तो उसमें तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब अगले 10 साल हमें लग जाएंगे। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट के गवर्नमेंट का कोई प्लान है, मतलब ये पूरी चीज़ स्ट्रक्चर में है, हमने प्लान की हुई हैं चीज़ें, और हम अगर कह रहे हैं कि ईद के बाद हम रिगार्डलेस ऑफ द एज रजिस्ट्रेशन शुरू करवा देंगे, सो कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ऐसे वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट एक रिस्पॉन्सिबल सा इदारा और पब्लिकेशन है, लेकिन
कुछ थोड़ी वो अजीब सी थी इस तरह से कि उन्होंने जो मौजूदा रेट ऑफ यूजेज है उसको ही एक्सट्रैपोलेट करके आगे हिसाब लगा दिया। देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप चलते हैं, मैं कराची से लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ चलता हूं, तो पहले चंद मील और पहले चंद मिनट जो हैं या पहला आधा घंटा जो है उसकी स्पीड फ़र्क होती है, फिर आप एक और स्पीड पिक कर लेते हैं। इसी तरह वैक्सीनेशन या कोई भी जो लार्ज स्केल अमल है उसके अंदर एक एफिशिएंसी और स्पीड पिकअप हो जाती है वक्त के साथ, खास तौर पे जब आपकी सप्लाई लाइन जो है वो क्लियर हो। और सप्लाई लाइन से सिर्फ हम नहीं स्ट्रगल कर रहे, आप ये देखिए कि कोवैक्स जो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जिसके पीछे इतनी बड़े मुल्क और ताकतें और फंड करने वाले शामिल थे, उनको डोजेज नहीं मिल रही मुल्कों को देने के लिए, तो पाकिस्तान को जो थोड़ी मुश्किल पेश आई है एडिक्वेट नंबर ऑफ डोजेज के लिए एटलीस्ट इनिशियली, वो कोई अजब नहीं है क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में ये सप्लायर्स मार्केट है और जो खरीदने वाला है उसको थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज की, अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह 2 मिलियन और हैं और फिर इसके बाद मल्टीपल मिलियंस जो है वो आते चले जाएंगे। और जैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि इसमें एक जो है कैंसाइनो वो कॉन्सेंट्रेट की फॉर्म में इंशाल्लाह आएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान में वो फिल होगी, तो उसकी अच्छी खासी तादाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी ईद के बाद हम फर्दर अब तो 50+ की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, लेकिन ईद के बाद क्या वाकई मतलब वो 50 से अंडर भी जितने भी हैं, क्योंकि थर्ड वेव आपको भी पता है कि यूथ को भी काफी वो मुतासिर कर रही है, हिट कर, तो क्या ईद के बाद ये जो हम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ द एज, ये क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि ये गवर्नमेंट शुरू करने वाली है? अगर करने वाली है तो वो किन बेसिस पे, क्या वो सप्लाई हमारी पूरी है, वो प्लान हमारे हैं, हमारे पास आ जाएगी इतनी वैक्सीन कि हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे और लगाना भी शुरू कर देंगे? देखिए, ऐसे है कि हमारा जो ओवरऑल टारगेट है उससे अगर आप बैकवर्ड्स करें, फिर हमने सबसे पहले तो एज के हिसाब से किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया। बाय द वे, आपने मेंशन किया, मैं क्लियर कर दूं, जो कम से कम एक डोज जो हेल्थ केयर वर्कर लगवा चुके हैं वो 3,67,000 है, 367,000, और 2 डोजेज जो हेल्थ केयर वर्कर लगा चुके हैं वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। सो काफी लोग उसमें से लगवा चुके हैं। बिल्कुल, हाँ जी, 2,24,000, बिल्कुल 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 जी। अच्छा, अब मसला यह है कि गोइंग फर्दर, अब इसको खोलने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को हाई वॉल्यूम बनाने के लिए आपको ज़्यादा डोजेस दरकार हैं, और हमें उम्मीद है और हमारे पास कुछ विजिबिलिटी अब हो गई है कि वो कैसे हमारे पास दस्तयाब होंगी। और उसका जिक्र मैंने कुछ कर ही दिया आपको कि एक तो यह है कि जैसे वो कॉन्सेंट्रेट के जरिए आएगी, उसमें मल्टीपल मिलियन डोजेज अ मंथ हमारे पास खुद से उनको फिल करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, साथ साथ ये जो रेडी टू यूज़ है, जैसे ये साइनोफार्म की वैक्सीन आ रही है और एक और है साइनोवैक, वो भी आ रही है, तो हमारे पास 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से, तीनों चाइनीज़ इस वक्त जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगी। और हम समझते हैं कि जितनी भी हमने कैलकुलेशन किया कि हम इसको यंगर एज ग्रुप्स तक ले जाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि फिर करेंगे हम इसको एक तरीक़ाकार के मुताबिक, इसमें भगदड़ नहीं डालनी, लेकिन क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान होता है और गड़बड़ और कन्फ्यूजन मचता है, तो एक स्टेप वाइज हम चलेंगे। जैसे हमने ऊपर से शुरू किया था 80 से, फिर करते करते अब हम 50 to 60 की भी एक्चुअल वैक्सीनेशन इंशाल्लाह 2 दिन और में स्केड्यूल होना शुरू हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा, असद उमर साहब ने ट्वीट किया। तो यंगर लोगों तक हम, तो डॉक्टर साहब, वी कैन से कि जी कैन वी ट्रस्ट डॉक्टर फैसल सुल्तान एज SAPM ऑन हेल्थ, तो के हम ईद के बाद जो है होपफुली वैक्सीनेशन हमारी ज़्यादा, इसकी तादाद भी बढ़ेगी, डोजेस भी आ रहे हैं और वी विल बी इन फुली कंट्रोल। मतलब अब तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है, हम सॉरी आपसे लाइव वो इंटरव्यू कर रहे हैं, कि फिलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हम इस वक्त कंट्रोल में नहीं है। जिस तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमारा वैक्सीनेशन की तरफ नहीं है, जिसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन क्या ईद के बाद सिचुएशन बेहतर हो सकती है? मेरे ख्याल से जी डेफिनेटली बेहतर होगी, और रिस्पांस तो बिल्कुल इमरजेंट ही रहा है, लेकिन जैसे आप हिंट भी कर रहे हैं, मैंने कहा भी है कि इसमें बेसिकली सप्लाई लाइन का ज़्यादा मसला रहा है, और उसमें साफ कहता हूँ जो कोवैक्स का मसला रहा है वो बहुत अहम था। हमें बड़ी क्लियर और रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी कि जून से पहले, तकरीबन पहले उन्होंने 17 मिलियन कहा, फिर बाद में 14.5 मिलियन कहा, वो डोजेस आ जाएंगी, लेकिन उनको खुद अवेलेबल नहीं हो पाई, और उनकी अपनी वजूहात है, उसमें वो एक पूरी कहानी है। लेकिन उस पर हम ड्वेल नहीं कर सकते ना, अब उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, हमारी वैक्सीनेशन फर्दर तेज होने के काबिल होगी, लेकिन हमने अपनी सोर्स जरूर यूज करनी है।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बार बार ये कहा जाता है और हमें नजर भी आ रहा है कि अवाम एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या अवेयरनेस उस तरह से नहीं है? क्या मीडिया का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए? मतलब हम भी तो हेडलाइनों के पीछे भागते रहते हैं, जो असल इश्यूज है बड़ा कम हम भी उस पर बात करते हैं। क्या वेयर आर वी लैकिंग? क्या अवाम को ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट को एफर्ट अपना थोड़ा सा उसको स्टेप अप करना चाहिए? मीडिया को ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए? मैं समझता हूँ जी, इसमें हम सब ने ही थोड़ा सा फॉल शॉर्ट किया इस तरह से कि देखिए, मीडिया ने पहले इस वेव में, दूसरी वेव में, खास तौर पे पहली वेव में तो बहुत टाइम दिया, अभी भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मीडिया टाइम नहीं दे रहा। अवाम भी कुछ कोऑपरेट थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं रिलेटिवली। लेट्स से आज से अगर 3 हफ्ते पहले की सिचुएशन देखें तो उसकी निस्बत अब थोड़ी सी कंप्लायंस हल्की सी बेहतर है, लेकिन इट्स नोवेयर नियर, यानी जो दरकार है चीज़ उसके हम करीब भी नहीं हैं। हम बड़े शहरों में देख लें, अच्छे इलीट इलाकों में, पढ़े लिखे इलाकों में देख लें, जहाँ बीमारी का जोर है, जहाँ हर किसी ने किसी न किसी के साथ वास्ता रहा है, जो बीमार हुआ है, खुदा न खास्ता जाने ज़ाया हुई हैं। आज मुझे पता चला नासिर दुरानी साहब का, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। तो पर्सनल जैसे कहते हैं ना, इंटरेक्शन रहा, तो उसके बावजूद जो सीरियसनेस हम सब में होनी चाहिए वो मुझे नहीं नज़र आ रही। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, एक या कम्युनिकेशन की कमी, या दूसरा ये कि एक फटीग हो गई है, एक टायर्डनेस आ गई है, एक उकताहट आ गई है सारी चीज़ से, और लोग जिसे कहते हैं ना, और कुछ लोगों जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया अनफॉर्चुनेटली वो इस मोड में आ गए कि जी अब हमने एहतियात नहीं करनी। हालांकि मैं ये सबको याद कराता हूँ कि देखिए, अच्छी वैक्सीन भी 80% 85% इफेक्टिव होती है। इसका मतलब है 15-20% चांस है कि फिर भी आपको रिस्क रहेगा, तो उसको खुदारा एहतियात का हाथ ना छोड़ें। तो मेरे ख्याल से इसमें बेहतर कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत है, कुछ एनफोर्समेंट और फाइन्स या क्लोजर्स की ज़रूरत है। देखिए, कहीं कहीं थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ती, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स तालीम और एजुकेशन रहेगी। ठीक। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुना डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लॉकडाउन स्टिल ऑन द कार्ड्स, लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। फैसल सुल्तान साहब को आपने सुना, उम्मीद हम करते हैं कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, इन्फेक्शन रेट कम होगा, लेकिन इन्फेक्शन रेट तभी कम होगा जब वैक्सीनेशन आएगी, वैक्सीनेशन ईद के बाद आएगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को बेहतर बनाना होगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉन न्यूज़ के एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की बात करेंगे, बैरियर टाउन के हवाले से, मलिक रियाज के हवाले से, बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से। हमारे साथ रहिए। 2 साल पहले सन 2019 के आखिर में रियल स्टेट टाइकून मलिक रियाज ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके 190 मिलियन पाउंड की रकम अदा की थी। दिलचस्प बात यह है कि सेटलमेंट के नतीजे में मलिक रियाज या बैरियर टाउन के ऊपर किसी भी किस्म का इल्जाम साबित ना होने का तासुर दिया गया, लेकिन बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का मैंडेट ही मनी लॉन्ड्रिंग या मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए से नाजायज पैसा इकट्ठे करने की तहकीकात के गिर्द घूमता है। इस सेटलमेंट से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत या बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से कुछ वाज़ेह तफसीलात सामने नहीं लाई गई थी, जिसकी वजह से दोनों पार्टियों के दरमियान इंकिशाफ ना किए जाने वाले मुआहदे को बुनियाद बनाया गया था। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते डॉन की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नाज़िया सैयद अली की शाया होने वाली एक तफसीली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस कहानी से मुतालिक कुछ अहम राजों से पर्दा उठाया। सबसे पहले तो 2019 में होने वाली इस काबीना इजलास का भी जिक्र किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को काबीना के एजेंडे से हटकर एक सील्ड एनवेलप पेश करने की इजाज़त दी गई, जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान जो होने वाला मुआहदा था उसकी तफसीलात थी। डॉन न्यूज़पेपर के जराये के मुताबिक इसी इजलास में वफाकी वजीर जो हैं बराए ह्यूमन राइट्स श्री मजारी ने एतराज़ करते हुए यह कहा था कि हम इस मामले की इजाज़त कैसे दे रहे हैं जबकि हमें इसके मवाद तक का इल्म नहीं, लेकिन हमें यह बताया गया कि अगर इसको खोला गया तो मुल्क की कौमी सलामती से मुतालिक मसाइल होंगे और बरतानवी हुकूमत भी इस पर उसको भी एतराज़ होगा। लेकिन अब डॉन ने बरतानिया में तहकीकाती सहाफ़त से मुतालिक एक प्रोजेक्ट फाइनेंस इन कोर्ट की मदद से कुछ दस्तावेजात हासिल की हैं, जिसने इस मामले की कुछ नुमाया जो पिक्चर है वो सामने अब रख दी है। मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान होने वाली सेटलमेंट पाकिस्तानी अवाम के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इस डील को मलिक रियाज ने खुद पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाए गए जुर्माने की रकम अदा करने के लिए इस्तेमाल करने का जो है वो ऐलान किया था। आपको याद दिलाते चले कि मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हजारों एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बैरियर टाउन बनाने के जुर्म में 460 अरब रुपए का जुर्माना जमा कराने का बैरियर टाउन को हुक्म जारी किया था। 460
अरब रुपए, जो कि तकरीबन 3 अरब डॉलर की रकम बनती है, एक तारीखी रकम थी। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से होने वाली सेटलमेंट ने मलिक रियाज को एक हैरानकुन सहूलत दिलवा दी। 190 मिलियन पाउंड के सेटलमेंट में बरतानिया के महंगे तरीन इलाके में मौजूद 50 मिलियन डॉलर का वन हाइट पार्क पैलेस भी शामिल था, जिसको साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने 2007 में खरीदा। इस प्रॉपर्टी को हसन नवाज ने 2016 में 42.5 मिलियन पाउंड में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में कायम जो अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट नामी कंपनी है उसको बेच दिया था। अब इस कंपनी की जानिब से मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक ने दस्तखत किए थे, लेकिन मतलब खरीदने वाले वो थे। दिलचस्प बात यह है कि इस खरीदो फरोख्त से चंद हफ्ते पहले ही इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने शरीफ खानदान से राब्ता किया था, जो बाद में पनामा पेपर्स के तौर पर सामने आया। एक और अहम बात यह कि बरतानवी लैंड रजिस्ट्री में मौजूद जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक इस प्रॉपर्टी के खिलाफ चार्ज भी उसी वक्त दर्ज हुआ जब उसकी फरोख्त रजिस्टर हुई। 2019 में मलिक रियाज की बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट उस वक्त मुतासिर हुई जब अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर नामी एक कानून लागू हुआ बरतानिया में, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मशकूक सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिला। चूंकि यह मामला सिविल था, इसलिए एनसीए ने मलिक रियाज से निजी तौर पर मामला तय किए ताकि अदालत जाकर जब्ती के ऑर्डर निकलवाए जाते। अगस्त 2019 में फिर मलिक रियाज से मुतालिक 8 अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर लंदन की अदालत से निकाले गए, जिस पर अमल करते हुए रिश्वत और करप्शन से मुबैना तौर पर इकट्ठे किए गए 100 मिलियन पाउंड को मुंजमद किया गया। जबकि दिसंबर 2018 में भी मलिक रियाज के खानदान के अकाउंट्स में मौजूद 20 मिलियन पाउंड को मुंजमद किया गया था। ये अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स मलिक रियाज की अहलिया बीना रियाज, बेटी सना सलमान, बेटे अली रियाज, बहू मुबश्शिरा अली और दीगर के अकाउंट से मुतालिक जारी किए गए थे। सितंबर 2019 के दौरान फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर और मलिक रियाज के दरमियान बताया यह गया कि मुतादिद मुलाकातें हुई, जिसके बाद वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस सेटलमेंट को पाया तकमील तक पहुंचवाया और फिर 5 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में 140 मिलियन डॉलर की रकम आने का ऐलान किया और बकिया 50 मिलियन पाउंड जो है वो वन हाइट पार्क की फरोख्त के बाद पहुंचने का दावा किया। जब उनसे यह सवाल हुआ कि यह पैसा कहां से आया, तो उन्होंने मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उनके दरमियान होने वाले मुआहदे की वजह से बताने से गुरेज किया। यही सवाल मैंने हम न्यूज़ के दौरान प्रोग्राम के दौरान अपने प्रोग्राम में बारहा कई वज़रा और मौनी ने खुसूसी से पूछा। सबका जवाब इसी मुआहदे की शर्त के बायस इनकार में था। यही इमरान खान का फैसला है कि उस पर कोई बात नहीं होगी। फिर यही सवालात हमने बैरिस्टर शहजाद अकबर के सामने भी रखे। नाज़रीन, यही सवालात अपने प्रोग्राम में दोबारा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के सामने रखने के लिए आज उनको मैसेज भी भिजवाए, लेकिन उनके जवाब का इंतज़ार है हमें। हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो जब चाहें प्रोग्राम में शामिल होकर अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं। दूसरी जानिब 22 नवंबर 2019 में वेस्टमिनिस्टर की अदालत ने मलिक रियाज के अकाउंट्स को मुंजमद करने का ऑर्डर खत्म किया और फिर उन्हीं अकाउंट से 140 मिलियन पाउंड रकम सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में ट्रांसफर हुई, जो अकाउंट मलिक रियाज पर आयद 460 अरब रुपए के जुर्माने की अदायगी के लिए खोला गया था। यानी मलिक रियाज ने जो रकम बरतानिया में मुबैना तौर पर मशकूक जराए से हासिल की, जमा की, वही रकूम पाकिस्तान में उन्हीं के एक और जो गैर कानूनी अमल था उस पर आयद होने वाले जुर्माने की मद में अदा की गई। सितम ज़रीफ़ी यही है कि जो हुकूमत एहतसाब और माफिया को ना छोड़ने के दावे करती है, बाहर पड़ा पाकिस्तानी पैसा वापस लाने के वादे करती है, उसी हुकूमत ने एक बासर शख्सियत की वो रकम जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से लंदन में जमा की गई थी, फिर बरतानवी हुकूमत ने उसको मुंजमद किया। उसी रकम को पाकिस्तानी हुकूमत की मदद से वापस उसी शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया गया और फिर उसी रकम को उसी शख्सियत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी अमल की पादाश में जुर्माने के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरा बड़ा सवाल वज़ीर आज़म के मामसूसी शहजाद अकबर से भी बनता है, जिन्होंने पर काबीना इजलास में एक नॉन एजेंडा आइटम को शामिल कराकर फिर बगैर बहस करवाकर मंजूरी भी उसकी करवा ली और इस पर मजीद बात करने के लिए जो है वो मुल्क की सलामती से जोड़ा गया कि उस पर बात नहीं की जा सकती। क्या मुल्क की सलामती इतनी कमज़ोर है कि एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अफशा होने से ख़तरे में पड़ जाए? यही अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। लाइव विद आदिल शाहज़ेब की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।